कहता है, वो मुझसे गुम हो गया है तो मैं तुम्हें उसके बदले नया रुमाल दे दूंगा। युवराज को अब अपनी ही हरकतों पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो रुक भी नहीं रहा था। सुहानी हैरानी से युवराज को देखते हुए कहती है, सर, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? सुहानी के मुंह से तबीयत शब्द सुनकर युवराज को फाइनली एक अच्छा आइडिया आता है और वापस से वो अपने एटीट्यूड में सुहानी से कहता है, लिसन, डॉक्टर संदीप जोशी जिन्होंने तुम्हारे लिए मेडिसिन दी थी वो तुम्हारा चेकअप करना चाहते हैं। उन्होंने तुम्हें हॉस्पिटल बुलाया है तो अभी तुम्हें मेरे साथ हॉस्पिटल जाना होगा, इसलिए तुम पुलिस स्टेशन नहीं जा सकती। ये कहकर युवराज चैन की सांस लेता है। युवराज की बात सुनकर सुहानी के पास भी उसे मना करने का ऑप्शन नहीं बचता। वो युवराज से कहती है, हाँ, मुझे भी डॉक्टर से मिलना है। जब से मैंने वो नया मेडिसिन लेना स्टार्ट किया है तब से मुझे अच्छे से नींद नहीं आती। रोज सपने में कुछ अजीब और भयानक चीजें दिखाई देती हैं। कैसी चीजें? युवराज क्यूरियस होकर कहता है। सुहानी जवाब देती है, एक अंधेरी गुफा, एक बूढ़े अघोरी और अस्थियों से भरे 3 कलश। सुहानी का जवाब सुनकर युवराज उसे देखता रह जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो आपस में कुछ कड़ियां जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुछ चीजें उससे छूट रही हैं। बार बार युवराज एक ही सवाल पर आकर रुक जा रहा था और वो सवाल था कि सुहानी अपने सपने में उस साए के शिकार को कैसे देख सकती है। युवराज अपने ख्यालों से बाहर आकर सुहानी से कहता है, ठीक है, चलो कार में बैठो। वो दोनों कार में बैठ जाते हैं और हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। इधर निशा और विवेक पुलिस स्टेशन के बाहर परेशान होकर खड़े थे। निशा बार बार अपने हाथ की घड़ी को देख रही थी। वो इरिटेट होकर विवेक से कहती है, क्या यार, पिछले 10 मिनट से हम सुहानी का वेट कर रहे हैं, कहाँ रह गई वो? विवेक कोई जवाब नहीं देता। वो बार बार रोड की तरफ देख रहा है। निशा चिढ़कर विवेक से कहती है, तुम मेरी बात सुन भी रहे हो या नहीं? विवेक कहता है, सुहानी आने ही वाली होगी, जरूर रास्ते में फंस गई होगी। निशा कहती है, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था, अर्नव सर से मिलने का टाइम हो गया है। निशा की बात पूरी होते ही उसका मोबाइल बजता है और वो अपने पॉकेट से अपना मोबाइल निकाल कर देखती है। मोबाइल को देखकर निशा थोड़ी उदास हो जाती है। वो विवेक से कहती है, सुहानी का मैसेज आया है, वो बोल रही है वो अभी नहीं आ सकती, हम दोनों को ही एएसपी सर से बात करनी होगी। निशा की बात सुनकर विवेक नाराजगी के साथ कहता है, अरे यार, ऐसा था तो वो हमें पहले ही बता देती, हम लोग कब से उसका वेट कर रहे हैं। निशा कहती है, अभी इन सब बातों का टाइम नहीं है, चलो अंदर चलते हैं। विवेक निशा की बात से सहमत होता है और वो निशा के साथ पुलिस स्टेशन के अंदर चला जाता है। पुलिस स्टेशन में एंटर करते ही विवेक और निशा एक बड़े से हॉल में पहुंचते हैं। वहां कुछ पुलिस वाले अपने अपने डेस्क पर बैठकर अपना अपना काम कर रहे थे और कुछ फाइल्स लेकर इधर से उधर जा रहे थे। इतने सारे पुलिस ऑफिसर्स को एक साथ देखकर निशा और विवेक थोड़ा नर्वस हो जाते हैं। निशा अपने आसपास देखते हुए कहती है, यार, मुझे एक साथ इतने पुलिस ऑफिसर्स को देखकर डर लग रहा है। विवेक कहता है, क्यों, तुम कोई क्रिमिनल हो क्या जो इन्हें देखकर डर रही हो? निशा अपने मन में कहती है, अगर तुम ठीक से मुझे जानते तो ये सवाल नहीं करते। कुछ दिनों पहले ही मैंने प्रोफेसर के ऑफिस से क्वेश्चन पेपर चुराए थे, ऐसे ही थोड़ी मेरा एग्जाम अच्छा गया है। निशा को खोया हुआ देख विवेक कहता है, क्या हुआ? निशा होश में आती है और खुद को संभालते हुए कहती है, कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। विवेक निशा को शक भरी नजरों से देखता है। वो जानता था कि निशा जब भी कोई गलती करती थी तो वो इसी तरह से नर्वस हो जाती है। विवेक निशा से कहता है, इस बार तुमने क्या किया है? निशा हड़बड़ाती हुए कहती है, कुछ भी तो नहीं। विवेक कहता है, मैं जानता हूँ तुमने कुछ तो गड़बड़ किया है, तभी तुम घबरा रही हो। विवेक इससे आगे कुछ कहने ही वाला था, तभी निशा दूसरी तरफ देखकर कहती है, वो देखो, एएसपी सर का ऑफिस, चलो चलते हैं। निशा की बात सुनकर विवेक का ध्यान बढ़ जाता है
और वो दोनों अर्नव के ऑफिस की तरफ बढ़ जाते हैं। वो दोनों अर्नव के ऑफिस के बाहर रुक जाते हैं और दरवाजा नॉक करते हैं। अंदर से अर्नव की आवाज आती है, कम इन। वो दोनों ऑफिस के अंदर जाते हैं। अंदर जाकर वो देखते हैं कि अर्नव अपने डेस्क पर कोई फाइल पढ़ रहा था। उसने अब तक निशा और विवेक को नहीं देखा था। निशा और विवेक घबराते हुए उसके डेस्क के पास जाकर कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर। उन दोनों की आवाज सुनकर अर्नव अपना सर उठाता है। अर्नव को याद आता है कि कल उसने ही उन लोगों को पुलिस स्टेशन बुलाया था। अर्नव वहां सुहानी को भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन वो वहां नहीं थी। वो निशा और विवेक से कहता है, कम एंड सिट। वो दोनों डेस्क के दूसरी तरफ चेयर पर बैठ जाते हैं। उनके बैठने के बाद अर्नव फाइल पढ़ते हुए उनसे कहता है, हाँ बताओ, तुम लोगों को मुझसे कुछ बात करनी थी। अर्नव की बात सुनकर विवेक नर्वस होते हुए कहता है, सर हमें आपसे पद्मिनी सिंघानिया के बारे में बात करनी है। विवेक की बात सुनते ही अर्नव की नजर फाइल से हटकर विवेक पर चली जाती है। वो अपनी फाइल बंद करके कहता है, क्या जानना है तुम लोगों को? निशा कहती है, सर हमने पद्मिनी सिंघानिया के बारे में पता करने की कोशिश की थी, लेकिन 2007 के पहले वो कहाँ रहती थी इसके बारे में कुछ पता नहीं चला। हमें शक है कि क्या सच में पद्मिनी पहले लंदन में रहती थी या फिर वो शिमला में एक फेक आइडेंटिटी के साथ रह रही है। निशा की बात सुनकर अर्नव हैरान रह जाता है। जब से वो शिमला आया था तब से उसे भी पद्मिनी की आइडेंटिटी पर शक था। अर्नव कहता है, और तुम लोग पद्मिनी सिंघानिया के बारे में क्यों जानना चाहते हो? निशा कहती है, हमें ऐसा लगता है जैसे विशिंग वेल के पास होने वाली मौतों का पद्मिनी सिंघानिया से कनेक्शन है, इसीलिए हम आपसे ये जानना चाहते हैं। अर्नव थोड़ी सख्ती के साथ कहता है, तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम लोगों के सवाल का जवाब दूंगा? क्या तुम दोनों मेरे बॉस हो? अर्नव के ऐसा कहने पर निशा और विवेक डर जाते हैं और घबराकर अपना सर नीचे कर लेते हैं। अर्नव आगे कहता है, कौन क्रिमिनल है और कौन नहीं, ये पता करना पुलिस का काम है, तुम्हारा नहीं। और रही बात पद्मिनी सिंघानिया की, तो उनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से वो 2007 से पहले लंदन में ही रहती थी। अर्नव आगे कहता है, मैं तुम दोनों को ये बात इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझसे ये पूछा है, बल्कि इसीलिए बता रहा हूँ कि जेम्स बॉन्ड बनने के चक्कर में तुम दोनों किसी प्रॉब्लम में न फंस जाओ। अब ये इन्वेस्टिगेशन छोड़ो और कॉलेज जाकर पढ़ाई करो। अर्नव के डांटने के बाद निशा और विवेक का चेहरा उतर जाता है। अब उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वो दोनों बिना कुछ कहे पुलिस स्टेशन से बाहर चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही अर्नव के पास खड़ा गोपाल उससे कहता है, सर आपको भी तो पद्मिनी सिंघानिया पर शक है ना, तो फिर आपने इन बच्चों को इतना क्यों सुना दिया? अर्नव कहता है, मैं जानता हूँ वो लोग गलत नहीं कह रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे उन लोगों को डांटना पड़ा। लेकिन क्यों सर? गोपाल तुरंत कहता है। अर्नव अपने चेयर से उठकर खड़ा हो जाता है और डेस्क पर अपना हाथ टेकते हुए कहता है, गोपाल ये स्टूडेंट्स हैं और मैं नहीं चाहता कि ये लोग पद्मिनी सिंघानिया जैसे पावरफुल और डेंजरस लोगों से उलझें। ये उनके फ्यूचर के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने उनकी भलाई के लिए ही आज उन्हें डांट लगाई है। गोपाल कहता है, लेकिन सर यही बात आप उन्हें प्यार से भी समझा सकते थे। अर्नव कहता है, वो इस मामले में कुछ ज्यादा ही दिलचस्पी लेने लगे हैं। अगर मैं उन्हें प्यार से समझाता तो उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। गोपाल कहता है, तो आपको क्या लगता है आपके डांटने से वो रुक जाएंगे? अर्नव कुछ सोचते हुए जवाब देता है, मुझे डर है कि वो नहीं रुकेंगे। गोपाल अपना अगला सवाल करता है, तो फिर आपने इनके लिए क्या सोचा है? अर्नव जवाब देता है, कुछ दिन हमें इन पर नजर रखनी होगी। मैं नहीं चाहता कि ये लोग अपने बचपन में कोई गलती करे। गोपाल को भी अर्नव की बात सही लगती है। फिर वो अर्नव से कोई सवाल नहीं करता। इधर युवराज और सुहानी लाइफ केयर हॉस्पिटल में डॉक्टर संदीप जोशी के सामने बैठे थे। डॉक्टर जोशी अपने हाथ में रखी सुहानी की मेडिकल फाइल को देख रहे थे। युवराज बिल्कुल आराम से अपनी चेयर पर बैठा था, लेकिन सुहानी इस वक्त काफी नर्वस थी। नर्वसनेस में वो अपने नाखून चबाते हुए एक बार डॉक्टर को तो एक बार युवराज को देख रही थी।
युवराज सुहानी की ये हरकत देख चुका था, लेकिन उसकी नर्वसनेस समझते हुए उससे कुछ नहीं कहता। वैसे भी ऐसा करते हुए सुहानी युवराज को बहुत क्यूट लग रही थी। डॉक्टर जोशी फाइल को बंद करते हुए कहते हैं, मिस सुहानी, आपकी मेडिकल कंडीशन बिल्कुल ठीक है। आपको सपने और विजुअल्स इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि आपकी मेमोरी धीरे धीरे वापस आ रही है। और रही बात आपकी नींद की, तो इसके लिए मैंने आपकी मेडिसिन बदल दी है। अब आपको अच्छी नींद आएगी, तो आप अब ये मेडिसिन रोज रात को लीजिए और 1 हफ्ते के बाद फिर से यहाँ आइए। डॉक्टर जोशी की बात सुनकर सुहानी खुश होते हुए कहती है, डॉक्टर, क्या सच में मेरी मेमोरी वापस आ जाएगी? डॉक्टर स्माइल करते हुए कहते हैं, हाँ बिल्कुल, बस आपको टाइम पे दवाई लेनी है और स्ट्रेस नहीं लेना है। आप ज्यादा से ज्यादा आराम कीजिए। सुहानी एक्साइटेड होकर कहती है, तो मुझे कब तक सब कुछ याद आ जाएगा? डॉक्टर सुहानी को प्यार से समझाते हुए कहते हैं, देखिए, ये तो आपको कोई नहीं बता सकता। वैसे भी आपके बचपन के सिर्फ 7 साल तक की ही मेमोरी गई है। उस उम्र तक की बहुत कम यादें ही दिमाग में रह पाती हैं। वैसे ही आपको भी कुछ ही बातें याद आएंगी। युवराज खामोशी से उन दोनों की बात सुन रहा था। सुहानी डॉक्टर जोशी की बात को समझते हुए कहती है, ओके डॉक्टर, थैंक यू। डॉक्टर जोशी सुहानी को देखकर मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं, मिस सुहानी, इफ यू डोंट माइंड, मुझे मिस्टर दीवान से कुछ जरूरी बात करनी है। क्या आप कुछ देर बाहर इंतजार कर सकती हैं? सुहानी अपनी चेयर से उठते हुए कहती है, जी बिल्कुल। ये कहकर सुहानी वहां से बाहर चली जाती है। सुहानी के बाहर जाने के बाद युवराज डॉक्टर जोशी से कहता है, हाँ डॉक्टर, बताइए, आपको क्या बात करनी है? डॉक्टर जोशी युवराज से पूछते हैं, मिस्टर दीवान, सुहानी को इतने सालों से ये मेडिसिन कौन दे रहा था? युवराज कहता है, सुहानी ने बताया था कि उसके डैड उसे ये मेडिसिन दे रहे थे। डॉक्टर जोशी अपने सवाल पर जोर देकर कहते हैं, क्या वो सुहानी के रियल डैड हैं? डॉक्टर जोशी के इस सवाल से युवराज चौंक जाता है। वो कंफ्यूज होकर कहता है, आप कहना क्या चाहते हैं? डॉक्टर जोशी जवाब देते हैं, मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी फादर अपने बच्चे के साथ जानबूझकर ऐसा नहीं कर सकता जो सुहानी के साथ किया गया है। डॉक्टर की बात सुनकर अब युवराज थोड़ा घबरा जाता है और उनसे कहता है, डॉक्टर, साफ साफ बताइए कि क्या बात है? युवराज अब सवालिया नजरों से डॉक्टर को देखने लगता है। आखिर डॉक्टर के कहने का क्या मतलब था? क्या है सुहानी के बचपन का राज? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। डॉक्टर जोशी युवराज को समझाते हुए कहते हैं, मिस्टर दीवान, मैंने आज सुहानी का चेकअप किया। मुझे उसके सर में ऐसी कोई सीरियस इंजरी नहीं दिखी जिसकी वजह से उसकी मेमोरी इतने टाइम के लिए चली जाए। मेरा शक बिल्कुल सही था। सुहानी की मेमोरी इसलिए वापस नहीं आई क्योंकि उसे पिछले 11 सालों से वो मेडिसिन खिलाई जा रही थी। कुछ देर सोचने के बाद डॉक्टर आगे कहते हैं, जो कोई भी सुहानी को ये मेडिसिन दे रहा था वो ये अच्छे से जानता था कि इस मेडिसिन से वो अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो सकती है। फिर भी उसने सुहानी को 11 सालों से ये दवाई खिलाई है। एक फादर कभी भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकता। वो तो सुहानी की किस्मत अच्छी है कि वो अब तक पागल नहीं हुई है। डॉक्टर जोशी की बात सुनकर गुस्से से युवराज का खून खौल जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि सुहानी के पापा उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। ऐसा करने के पीछे आखिर उनका मकसद क्या होगा? युवराज डॉक्टर से कहता है, आपको क्या लगता है सुहानी की मेमोरी कब तक वापस आ सकती है? डॉक्टर जोशी जवाब देते हैं, मैंने पहले ही कहा है कि इस बात का अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन शायद 2 से 3 महीने में। डॉक्टर जोशी की बात पूरी होने के बाद युवराज अपनी चेयर से उठ जाता है। युवराज के उठते ही डॉक्टर जोशी भी खड़े हो जाते हैं। युवराज डॉक्टर जोशी को थैंक्स बोलकर हॉस्पिटल से निकल जाता है। युवराज और सुहानी कार से कॉलेज की तरफ जा रहे थे। इस वक्त दोनों बिल्कुल खामोश थे। सुहानी अपनी मेमोरी वापस आने की उम्मीद में मुस्कुरा रही थी, तो वहीं युवराज सुहानी के डैड की इस हरकत की वजह जानने की कोशिश कर रहा था। तभी सुहानी का मोबाइल बजता है। सुहानी अपने बैग से अपना मोबाइल बाहर निकाल कर देखती है
और खुद से कहती है, अरे पापा का कॉल इस वक्त। ये सुनते ही युवराज अपना ध्यान उस कॉल को सुनने में लगा देता है। सुहानी अपने डैड से बात करने लगती है। सुहानी कहती है, हाँ पापा, मैंने कल रात भी दवा खाई थी। आप रोज रोज एक ही सवाल क्यों करते हो? युवराज को सुहानी और उसके पापा की बात सुनकर उसके पापा पर और भी शक होने लगता है। सुहानी के फोन कट करते ही युवराज उससे कहता है, तुम्हारे डैड का कॉल था? सुहानी खुश होकर कहती है, हाँ। युवराज आगे कहता है, क्या कह रहे थे? सुहानी उसी खुशी के साथ कहती है, पूछ रहे थे कि कल रात मैंने दवाई खाई थी या नहीं। वो मुझे हर रात कॉल करके मेडिसिन लेने के लिए याद दिलाते हैं, लेकिन कल रात वो कॉल नहीं कर पाए थे ना, इसलिए उन्होंने यही पूछने के लिए कॉल किया। मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। युवराज सामने देखते हुए धीमी आवाज में कहता है, हाँ वो तो मैंने देख ही लिया है। सुहानी युवराज की बात ठीक से सुन नहीं पाती और कहती है, क्या कहा आपने? युवराज बात को बदलते हुए कहता है, तो क्या तुमने अपने पापा को बता दिया कि तुमने मेडिसिन चेंज कर लिया है? सुहानी कहती है, नहीं, मैंने उन्हें नहीं बताया है। युवराज सुहानी को देखते हुए पूछता है, क्यों? सुहानी एक्साइटेड होकर कहती है, जब मेरी मेमोरी वापस आ जाएगी तो मैं उनको सरप्राइज दूंगी। वो फुसफुसाते हुए कहता है, सरप्राइज नहीं, शॉक मिलेगा उनको। दोपहर के 12 बजे थे। इस वक्त भी पुराना रोड बिल्कुल सुनसान था। पिछले कुछ दिनों से वहां होने वाली मौतों का आंकड़ा बढ़ने लगा था। एक आम इंसान रात को तो दूर, दिन में भी पुराने रोड के आसपास नहीं भटकता था। पुराने रोड से कुछ ही दूर पर जंगल के अंदर विशिंग वेल था। विशिंग वेल के पास ही वहां होने वाले मर्डर्स के विक्टिम्स की डेड बॉडी मिलती थी। उसके चारों तरफ एक बैरियर लगा था, जिसे पुलिस वालों ने लगाया था ताकि कोई भी उस तरफ ना जाए। तभी एक ब्लैक बुलेट बाइक चलते हुए पुराने रोड पर आती है। पुराने रोड से वो बाइक जंगल के अंदर जाने लगती है। जंगल के पथरीले रास्ते पर भी वो बाइक उतनी ही तेजी से चल रही थी जैसे रोड पर। वो बाइक तेजी से चलती हुई विशिंग वेल के पास आकर रुकती है। बाइक की तेज आवाज जंगल में गूंज रही थी। बाइक पर और कोई नहीं बल्कि समायरा बैठी थी। बाइक को स्टैंड पर लगाकर समायरा विशिंग वेल की तरफ बढ़ती है। वो पुलिस के लगाए बैरियर को क्रॉस करते हुए विशिंग वेल के पास आ जाती है। दिन में सूरज की रोशनी में भी विशिंग वेल बहुत भयानक दिखाई दे रहा था। उस कुएं की रेलिंग बड़े बड़े पत्थरों से बनी थी, जो कि 200 साल पुरानी थी। समायरा बिना किसी एक्सप्रेशन के उस विशिंग वेल को ध्यान से देख रही थी। समायरा अपना हाथ कुएं की रेलिंग की तरफ बढ़ाती है और उस पर अपना हाथ रख देती है। विशिंग वेल पर अपना हाथ रखते ही समायरा के चेहरे पर हल्की घबराहट आ जाती है। इसके बाद वो अपनी आंखें बंद कर लेती है। अब समायरा के चेहरे पर शिकन थी। ऐसा लग रहा था जैसे समायरा बंद आंखों से कुछ देख रही है और साथ ही कुछ ढूंढने की कोशिश कर रही है। वो कुछ देर तक विशिंग वेल पर अपना हाथ रखकर आंखें बंद किए हुए खड़ी रहती है। फिर अचानक से उसकी आंखें खुलती हैं और वो अपना हाथ उस विशिंग वेल से हटाते हुए कहती है, मुझे कुछ महसूस क्यों नहीं हो रहा है? समायरा विशिंग वेल के चारों तरफ घूमते हुए उसे बड़े गौर से देखने लगती है, जैसे वो उस रेलिंग पर कुछ ढूंढ रही हो। कुछ ही देर में उसकी नजर एक जगह पर जाकर रुक जाती है। उसे रेलिंग के एक कोने पर अजीब सा निशान दिखता है। उस निशान को देखते ही समायरा की आंखों में चमक आ जाती है। समायरा उस निशान को पास से देखने के लिए नीचे झुक जाती है और मुस्कुराते हुए कहती है, आखिर ये मिल ही गया, अब मैं अपना काम आगे बढ़ा सकती हूँ। ये कहकर समायरा अपना हाथ उस निशान पर रख देती है। उस निशान को छूते ही समायरा को एक जोर का झटका लगता है। वो झटका इतना तेज था कि समायरा कई फीट पीछे जाकर जमीन पर गिर जाती है। एक पल के लिए समायरा की चीख वहां गूंज जाती है। वो अब अपने पीठ के बल पर जमीन पर पड़ी हुई थी। उसे काफी चोट लगी थी और दर्द की वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी।
समायरा अपनी पूरी ताकत लगाकर वहीं बैठ जाती है। समायरा की पीठ विशिंग वेल की तरफ थी। दोपहर के 12 बजे थे। तभी अचानक ही वहां का मौसम बदलने लगता है और आसमान में काले बादल छाने लगते हैं, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था जैसे शाम हो गई है। आसपास घना जंगल था जो रोशनी को विशिंग वेल तक पूरी तरह से आने नहीं दे रहा था। वहां ऐसा लग रहा था जैसे दिन ढलने वाला हो। चारों तरफ बिल्कुल खामोशी थी। इन्हीं सब के बीच समायरा घायल होकर जमीन पर बैठी थी। इस सन्नाटे के बीच समायरा को एक धीमी सी आवाज सुनाई देती है, समायरा। ये आवाज पीछे से आ रही थी। वो आवाज सुनते ही समायरा की सांसें थम जाती हैं और उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। धीरे धीरे समायरा के पीछे उस विशिंग वेल से वही साया बाहर निकलता है। समायरा पीछे मुड़कर तो नहीं देखती, लेकिन उसे एहसास हो रहा था कि उसके पीछे कौन है। समायरा जमीन को देखते हुए कहती है, मैं कमजोर नहीं पड़ सकती। वो साया हवा में उड़ते हुए धीरे धीरे समायरा के ठीक पीछे आता है और फिर अचानक से उसके सामने आ जाता है। समायरा की नजरें झुकी हुई थीं। उसे एहसास हो गया था कि अब वो साया उसके ठीक सामने है। समायरा अपनी तेज सांसों को संभालते हुए धीरे धीरे अपना सर उठाती है और उसकी नजर अपने सामने उस साए पर जाती है। उस साए को देखते ही समायरा की रूह कांप जाती है। अब उसकी आंखों के सामने कुछ विजुअल्स आने लगते हैं और समायरा कुछ पल के लिए बीते हुए वक्त में चली जाती है। वो देखती है कि 15 साल की एक लड़की विशिंग वेल के पास रोते हुए बैठी थी। उसकी आंखों में दुख से ज्यादा डर था। वो चाहकर भी अपनी जगह से हिल नहीं पा रही थी। अंधेरी रात में वहां किसी औरत की दर्दनाक चीख गूंज रही थी। उस लड़की के ठीक सामने वो साया था। उस साये ने एक औरत की गर्दन पकड़कर उसे जमीन से ऊपर उठा दिया था। साये के नाखून उस औरत की गर्दन में धंसते जा रहे थे और उसकी गर्दन से खून बहते हुए जमीन पर गिर रहा था। वो लड़की ये सब देखते हुए चीख रही थी। वो 15 साल की लड़की और कोई नहीं, समायरा थी। तभी उस साये से एक भयानक आवाज आती है, इतने सालों बाद। उस साये की आवाज सुनकर समायरा प्रेजेंट में आ जाती है। वो अपनी आंखें बंद करके खुद से कहती है, नहीं समायरा, तू डर नहीं सकती। तेरा डर ही इसकी ताकत है। ये सोचकर समायरा अपनी आंखें खोलती है और गुस्से से उस साये को देखती है। ऐसा लग रहा था जैसे उसका सारा डर कहीं चला गया है। समायरा उठकर अपने कपड़े से धूल झाड़ते हुए कहती है, हाँ, इतने सालों बाद मैंने सोचा कि तुम्हारी ये गंदी भयानक शक्ल एक और बार देख लूं। वो क्या है ना, तुम्हारा वक्त खत्म जो होने वाला है। वो साया गुस्से में और भी भयानक आवाज में कहता है, क्यों आई हो यहाँ? समायरा अपने डर के ऊपर मुस्कुराहट लिए हुए कहती है, तू तो मुझे ही देखकर डर गई। भूल गई क्या? वो दिन अब पास आता जा रहा है। सिर्फ 6 महीने ही बाकी हैं। अब तो और भी लोग यहाँ आएंगे। समायरा की बात सुनकर वो साया तेज आवाज में कहता है, तुम क्यों आई हो यहाँ? समायरा गुस्से में उस साये को घूरते हुए कहती है, तुमसे तुम्हारी सबसे कीमती चीज छीनने आई हूं, युवराज। ये सुनते ही वो साया गुस्से से गुर्राने लगता है और अपने एक हाथ से समायरा की गर्दन पकड़कर उसे जमीन से कुछ फीट ऊपर उठा देता है। एक पल के लिए समायरा की सांसें रुक जाती हैं। साये की पकड़ में उसका दम घुट रहा था और वो छटपटा रही थी। वो साया समायरा से कहता है, युवराज सिर्फ मेरा है और उसे मुझसे कोई नहीं छीन सकता। तू भूल गई क्या? 11 साल पहले तेरी माँ ने भी यही कोशिश की थी और मैंने उसका क्या हाल किया था? उस साये की बात सुनकर समायरा की आंखें नम हो जाती हैं। उसे फिर से वही विजुअल्स दिखने लगते हैं जो उसे कुछ पल पहले दिख रहे थे। वो गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहती है, मुझे सब याद है
और वही हिसाब बराबर करने में वापस आई हूँ। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। ये कहते ही समायरा हवा में लटकते हुए ही अपने पॉकेट से भभूति निकालती है और मंत्र पढ़ने लगती है। समायरा को मंत्र पढ़ते देख उस साय से आवाज आती है, ये भभूति तुझे मुझसे नहीं बचा सकती। अब इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। उस साय ने काफी देर तक समायरा का गला पकड़ा हुआ था। अब समायरा को सांस भी नहीं आ रही थी। वो अपनी सांसें संभालते हुए कहती है, मुझे पता है इस भभूति का तुम पर कोई असर नहीं होता, लेकिन सिर्फ रात में। तुम्हें क्या लगता है मैं यहाँ दिन में क्यों आई हूँ? ये कहते ही समायरा वो भभूति उस साय के ऊपर उड़ा देती है। जैसे ही भभूति उस साय पर पड़ती है, उसकी पकड़ समायरा की गर्दन से छूट जाती है और वो नीचे गिर जाती है। साया हवा में कुछ कदम पीछे हो जाता है। जमीन पर गिरते ही समायरा फुर्ती से उठती है और दौड़ते हुए अपने बाइक की तरफ बढ़ती है। अपने बाइक के पास पहुंचकर वो बाइक स्टार्ट करके तेजी से आगे बढ़ जाती है। समायरा जंगल के ऊबड़ खाबड़ और पथरीले रास्ते पर तेजी से बाइक भगा रही थी। जैसे ही वो जंगल से बाहर रोड पर पहुंचने वाली होती है, उसके पीछे से एक घूमती हुई कटार आती है और समायरा के पीठ पर घुस जाती है। उस कटार के लगते ही समायरा दर्द से कराह उठती है और उसका बैलेंस बिगड़ जाता है। समायरा की बाइक एक पेड़ से टकरा जाती है और वो हवा में उछलकर पुराने रोड पर आ रही एक कार के सामने गिर जाती है। किसी को कार के सामने गिरते देख कार का ड्राइवर फौरन ब्रेक लगा देता है और समायरा कार के नीचे आने से बच जाती है। वो कार अर्नव की थी, जिसे अमन चला रहा था। समायरा को अपनी गाड़ी के सामने देखकर अर्नव के साथ साथ गोपाल और अमन भी सकते में आ जाते हैं। क्या होगा जब अर्नव और समायरा का सामना होगा? क्या अर्नव समायरा की जान बचा पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। कार के रुकते ही अर्नव, अमन और गोपाल भागते हुए समायरा के पास जाते हैं। समायरा पेट के बल सड़क पर पड़ी थी। अर्नव उसके पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है। अर्नव ने अभी तक समायरा का चेहरा नहीं देखा था। सबसे पहले उसकी नजर समायरा के पीठ पर लगे कटार पर जाती है। उससे बहुत खून बह रहा था। अर्नव बिना देर किए धीरे से वो कटार बाहर निकालता है और उस जगह को एक कपड़े से बांध देता है। इसके बाद अर्नव समायरा की बॉडी को पलटता है। अब अर्नव के सामने समायरा का चेहरा था। उसका चेहरा देखते ही अर्नव हैरान रह जाता है। उसे याद आता है कि कुछ दिनों पहले इसी रोड पर समायरा ने ही अर्नव की जान बचाई थी। समायरा अब तक बेहोश हो चुकी थी। अर्नव हैरानी से उसी को देख रहा था। तभी अमन बोल पड़ता है, सर ये तो वही लड़की है जिसने उस दिन बंगले के बाहर मुझे वो भभूति दी थी और आपकी जान बचाई थी। अमन की बात सुनकर अर्नव और भी हैरान रह जाता है। अगले ही पल उसकी नजर समायरा की चोट पर पड़ती है। इतने दूर से गिरने की वजह से उसके सर पर एक गहरी चोट लगी थी, जिससे बहुत खून बह रहा था। अर्नव समायरा को गोद में उठाकर कार के अंदर ले जाता है। अमन कार स्टार्ट करके हॉस्पिटल की तरफ बढ़ जाता है। इधर सुहानी हॉस्पिटल से कॉलेज आकर निशा और विवेक को ढूंढ रही थी। उन्हें ढूंढते हुए जब वो कैंटीन पहुंचती है, वो देखती है कि निशा और विवेक वहां मुंह लटकाए बैठे थे। उनके हाथ में कॉफी मग था, लेकिन वो दोनों उसे पी नहीं रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों को कोई गहरा सदमा लगा हो। सुहानी उनके पास जाकर एक चेयर पर बैठ जाती है। सुहानी को देखकर वो दोनों और भी नाराज हो जाते हैं। सुहानी उन दोनों से कहती है, क्या हुआ? तुम दोनों का मुंह गुब्बारे की तरह क्यों फूला हुआ है? विवेक चिढ़ते हुए कहता है, तुम कहाँ थी और पुलिस स्टेशन क्यों नहीं आई? तुम्हें पता है वहां हमारे साथ क्या हुआ? सुहानी हड़बड़ाते हुए कहती है, क्या हुआ? निशा भी चिढ़कर कहती है, छोड़ो विवेक, हमें से बात ही नहीं करनी है। सुहानी माफी मांगते हुए कहती है, अरे सॉरी यार, मैं वहां नहीं आ पाई। तुम दोनों इतना क्यों गुस्सा हो रहे हो? विवेक गुस्से में कहता है, गुस्सा क्यों हो रहे हैं?
तुम्हें पता है एएसपी सर ने हमें कितना सुनाया है? कुछ इन्फॉर्मेशन तो मिली नहीं, उल्टा हम अपनी इंसल्ट करा के आ गए। सुहानी हैरानी से कहती है, क्या तुम दोनों को वहां डांट पड़ गई? निशा फिर से चिढ़ते हुए कहती है, हाँ, एएसपी सर ने हमें बुरी तरह से सुना दिया और इन सब चीजों से दूर रहने की वार्निंग भी दे दी। सुहानी कंफ्यूज होकर कहती है, अगर एएसपी सर ने तुम दोनों को डांट दिया तो तुम दोनों मुझसे क्यों गुस्सा हो? निशा कहती है, क्योंकि तू वहां नहीं थी और तुझे डांट नहीं पड़ी। ये मिशन तो हम तीनों का है, तो डांट भी तो बराबर पड़नी चाहिए ना। निशा की बातें सुनकर सुहानी अपनी हंसी छुपाते हुए कहती है, तुम लोग इसलिए गुस्सा हो कि मुझे डांट नहीं पड़ी? सुहानी के सवाल का निशा और विवेक कोई जवाब नहीं देते। उन दोनों को ऐसे गुस्से में देखकर सुहानी की हंसी छूट जाती है और वो जोर जोर से हंसने लगती है। उसे हंसते देखकर निशा और विवेक को लगता है जैसे सुहानी उन दोनों को चिढ़ा रही है। इससे उनका गुस्सा और भी बढ़ जाता है। कुछ देर बाद सुहानी उन दोनों को समझाते हुए कहती है, अरे यार, मैं पुलिस स्टेशन नहीं आ पाई क्योंकि मैं हॉस्पिटल गई थी। ये सुनकर विवेक और निशा अपना गुस्सा भूल जाते हैं और दोनों साथ में कहते हैं, हॉस्पिटल क्यों गई थी? तेरी तबीयत तो ठीक है ना? सुहानी मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। मैं हॉस्पिटल इसलिए गई थी क्योंकि सुहानी निशा और विवेक को सारी बातें बता देती है। सारी बातें सुनकर वो दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। निशा खुश होकर कहती है, चल अच्छा है, अब तू गजनी नहीं रहेगी और तुझे तेरा पास्ट और तेरे रियल मॉम डैड भी याद आ जाएंगे। सुहानी निशा की बात को इग्नोर करके उससे कहती है, तो क्या सच में तुम दोनों को एएसपी सर से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली? विवेक उदास होकर कहता है, नहीं यार। विवेक का जवाब सुनकर सुहानी भी उदास हो जाती है। उसे उदास देखकर निशा कहती है, सुहानी तू भी किसकी बात सुन रही है? ये ना आज डांट खाकर सदमे में चला गया है, इसीलिए इसे कुछ याद नहीं आ रहा है। हमें वहां से एक इन्फॉर्मेशन मिली है। सुहानी और विवेक क्यूरियस होकर निशा की तरफ देखते हुए कहते हैं, कौन सी इन्फॉर्मेशन? निशा अपना सर टेबल की तरफ झुकाते हुए धीरे से कहती है, यही कि डॉक्यूमेंट के हिसाब से पद्मिनी सिंघानिया 2007 से पहले लंदन में रहती थी। ये सुनकर विवेक चिढ़ते हुए कहता है, ये क्या इन्फॉर्मेशन हुआ? इस हिसाब से तो पद्मिनी इनोसेंट निकली ना? निशा कुछ सोचते हुए कहती है, हाँ यार, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी सुहानी कहती है, मुझे लगता है कि हमें पद्मिनी सिंघानिया के ऑफिस की तलाशी लेनी चाहिए। निशा और विवेक हैरानी से एक साथ कहते हैं, क्या? फिर से तलाशी? लेकिन क्यों? सुहानी उन दोनों को समझाते हुए कहती है, देखो, 100 लोगों से पूछने के बजाय हमें सीधा पद्मिनी के ऑफिस की ही तलाशी लेनी चाहिए ना। उसके सारे डॉक्यूमेंट्स वहीं मिल जाएंगे और हमें सच का पता भी चल जाएगा। निशा और विवेक सुहानी की बात सुनकर सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें भी सुहानी की बात सही लगती है। अब तो तीनों पद्मिनी का राज खोलने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार थे। विवेक कुछ सोचकर कहता है, तो हमें ये काम कब करना है? सुहानी कहती है, परसों संडे है, उस दिन कॉलेज में बहुत कम लोग आते हैं। उस दिन पद्मिनी के ऑफिस में घुसना आसान रहेगा। दूसरी तरफ अर्नव, गोपाल और अमन लाइफ केयर हॉस्पिटल के ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े थे। उन तीनों के चेहरे पर टेंशन साफ दिख रही थी। गोपाल परेशान आवाज में अर्नव से कहता है, सर, ये पुराना रोड तो दिनों दिन खतरनाक होता जा रहा है। वहाँ रात को तो लोगों की मौत होती ही थी, अब दिन में भी हमले शुरू हो गए हैं। ये सुनकर अर्नव सोच में डूब जाता है और थोड़े टाइम बाद कहता है, नहीं गोपाल, शायद ये अटैक उसने नहीं किया है जो रात को लोगों को मारता है। गोपाल कहता है, सर, आप ये कैसे कह सकते हैं? अर्नव आगे कहता है, गोपाल, इससे पहले जो मौतें हो रही थीं, उनकी गर्दन पर एक अजीब सा निशान होता था जो शायद किसी जानवर का होगा, लेकिन इस लड़की पर किसी ने चाकू से हमला किया है, वो भी पीछे से। शायद ये उस हमलावर से भागने की कोशिश कर रही थी और उसने इस पर पीछे से अटैक किया हो। अमन बीच में ही बोल पड़ता है, नहीं सर, आप समझ नहीं रहे हैं।
जिस हथियार से उस लड़की को मारा गया है वो कोई नॉर्मल चाकू नहीं बल्कि अभिमंत्रित कटार है। अमन इतना ही कह पाया था, तभी ऑपरेशन थिएटर का दरवाजा खुलता है। वहां से डॉक्टर बाहर आते हैं। अर्नव, गोपाल और अमन डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर अर्नव से कहते हैं, पेशेंट अब खतरे से बाहर है, लेकिन अभी वो बेहोश है, शायद कल सुबह तक होश आ जाए। ये जानकर कि समायरा खतरे से बाहर है, अर्नव चैन की सांस लेता है। वो अमन की तरफ मुड़कर कहता है, अमन, आज रात तुम यहीं हॉस्पिटल में रहोगे। हो सकता है जिसने इस पर अटैक किया था वो फिर से अटैक करने की कोशिश करे। अमन हाँ में अपना सर हिलाता है और अर्नव हॉस्पिटल से चला जाता है। शाम के 5 बजे थे। युवराज ड्राइव कर रहा था। तभी एक सुनसान जगह पर वो अपनी कार रोक देता है। एक पतला दुबला लड़का आकर युवराज की कार में उसकी पास वाली सीट पर बैठ जाता है। ये वही लड़का है जिसने पिछली बार युवराज को सुहानी की इन्फॉर्मेशन दी थी। युवराज सामने देखते हुए कहता है, शुरू करो। वो लड़का सस्पेंस रिवील करने के अंदाज में कहता है, मिस्टर दीवान, ये सुहानी शर्मा के डैड आलोक शर्मा का कुछ बहुत बड़ा पंगा है। युवराज अपनी सख्त आवाज में कहता है, वो मुझे पता है, तुम ये बताओ तुमने क्या पता किया। युवराज के इस एटीट्यूड से उदास होकर वो लड़का कहता है, मिस्टर दीवान, पिछले कई दिनों से मैंने आलोक शर्मा पर नजर रखी थी। जब मैंने उसके बारे में पता किया तो मुझे पता चला कि वो एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है और उसकी सैलरी कुछ 50,000 है। युवराज गुस्से में कहता है, क्या बकवास कर रहे हो? मैंने उसकी सैलरी पता करने के लिए तुम्हें उसके पीछे नहीं लगाया था। युवराज का गुस्सा देखकर वो लड़का घबराते हुए उससे कहता है, मिस्टर दीवान, आप पहले मेरी पूरी बात तो सुनिए। युवराज अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए कहता है, ठीक है, बोलो। युवराज को शांत होते देख वो लड़का कुछ रिलैक्स होता है और कहता है, मिस्टर दीवान, आलोक शर्मा की सैलरी तो 50,000 है, लेकिन उसकी लाइफस्टाइल 50,000 वाली नहीं है। युवराज कंफ्यूज होकर उस लड़के को देखता है। वो लड़का आगे कहता है, आलोक शर्मा का घर बहुत ही लग्जरियस है। उसके पास 2 लग्जरी कार भी हैं, जो कोई नॉर्मल टीचर अफोर्ड नहीं कर सकता। उसके पूरे परिवार की लाइफस्टाइल बहुत ही हाई फाई है। युवराज अब सोच में पड़ जाता है। उसे ये सब बहुत अजीब लग रहा था। युवराज को याद आता है कि इस सेमेस्टर से पहले सुहानी बहुत नर्वस थी। उसे डर था कि अगर उसके 95% से कम आए तो उसकी स्कॉलरशिप चली जाएगी और वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू नहीं कर पाएगी। हॉस्पिटल के लिए भी सुहानी पैसों की वजह से ही झिझक रही थी। युवराज अपने मन में कहता है, अगर सुहानी के डैड इतने अमीर हैं तो सुहानी को पैसे की कमी कैसे हो सकती है? और उसका लाइफस्टाइल भी बहुत ही सिंपल है। उसे देखकर लगता नहीं कि उसके पेरेंट्स इतने रिच हैं। युवराज अपने ख्यालों में ही खोया था। तभी वो लड़का युवराज के चेहरे के सामने अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, मिस्टर दीवान, आप कहाँ खो गए? उस लड़के की आवाज से युवराज प्रेजेंट में आ जाता है। युवराज कहता है, हाँ तो क्या कह रहे थे तुम? वो लड़का सस्पिशियस आवाज में धीरे से कहता है, मिस्टर दीवान, मैं कई दिनों से उसके घर के बाहर रुककर उस पर नजर रख रहा था। एक रात वहां एक अजीब बात हुई। युवराज कहता है, कौन सी बात? वो लड़का उस रात के बारे में बताते हुए कहता है, मैं आलोक शर्मा के घर से कुछ दूर अपनी कार पार्क करके उस पर नजर रख रहा था। उस वक्त रात के 1 बज रहे थे और मैं अपनी कार में बैठकर बर्गर खा रहा था। ये सुनकर युवराज के चेहरे पर इरिटेशन वाले एक्सप्रेशन आने लगते हैं। युवराज के एक्सप्रेशन पर बिना ध्यान दिए हुए वो लड़का आगे कहता है, तभी मैंने देखा एक लंबा चौड़ा आदमी जिसने एक लंबी सी ब्लैक जैकेट पहनी हुई थी, आलोक शर्मा के घर के पास आकर रुक गया। वहां आसपास काफी अंधेरा था और उसने चेहरे पर मास्क लगाया था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। उस आदमी ने वहां कुछ देर तक अपने आसपास देखा, फिर अपने जैकेट के पॉकेट से एक पैकेट जैसा कुछ निकाला और उस पैकेट को आलोक शर्मा के घर के सामने वाले डस्टबिन में डालकर चला गया। युवराज फौरन बोल पड़ता है, क्या था उस पैकेट में? वो लड़का युवराज को समझाते हुए कहता है, मिस्टर दीवान, आप थोड़ा पेशेंस रखिए ना, मैं सब बता रहा हूँ। युवराज को उस लड़के पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
लेकिन वो शांत होकर उस लड़के की बात सुनता है। वो लड़का आगे कहता है, जब उस आदमी के जाने के बाद वहाँ कोई भी नहीं आया तो मैं उस डस्टबिन के पास गया और वो पैकेट निकाल कर देखने लगा। जब मैंने वो पैकेट खोला तो उसमें 2000 के नोट की गड्डियां रखी थीं। मैंने वो पैसे गिने तो नहीं, लेकिन वो लगभग 3 लाख रुपए रहे होंगे। उस लड़के की बात सुनकर युवराज और क्यूरियस हो जाता है। उसे सुहानी के पापा पर तब से शक हो रहा था जब से उसने डॉक्टर से वो सब सुना था। वो लड़का आगे कहता है, मिस्टर दीवान, स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई है, अभी आगे सुनिए। युवराज अपनी बेसब्र आंखों से उस लड़के को देख रहा था। वो लड़का कहता है, जैसे ही मैंने वो पैकेट डस्टबिन में डाला वैसे ही आलोक शर्मा अपने घर से बाहर निकला। बाहर निकलकर वो अपने आसपास देखने लगा। उसके आते ही मैं छुप गया था। जब उसने आसपास किसी को नहीं देखा तब वो उस पैकेट को डस्टबिन से निकालकर घर के अंदर ले गया। युवराज कहता है, फिर अगले दिन क्या हुआ? वो लड़का जवाब देता है, ये कल रात की ही बात है, आज मैं यहाँ आपके सामने हूँ। वो लड़का कुछ सोचते हुए कहता है, मिस्टर दीवान, मुझे ये आलोक शर्मा बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। उसके साथ कोई बहुत बड़ा पंगा है। कौन था वो आदमी और क्या है सुहानी के डैड आलोक शर्मा का सच? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। युवराज कुछ नहीं कहता। वो फिर से 2000 के नोटों की एक गड्डी उस लड़के की तरफ बढ़ा देता है। वो लड़का मुस्कुराते हुए उन नोटों की गड्डी को लेता है और थैंक्स बोलकर युवराज की कार से बाहर चला जाता है। युवराज अपनी कार स्टार्ट करके आगे बढ़ जाता है। ड्राइव करते हुए उसके दिमाग में अभी भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। वो अपने मन में कहता है, सुहानी के डैड क्यों नहीं चाहते कि उसकी मेमोरी वापस आ जाए, और उन्हें इतने सारे पैसे कौन दे रहा है? अगर उनके पास इतने पैसे हैं तो सुहानी की लाइफस्टाइल इतनी सिंपल कैसे है? युवराज के थॉट्स के साथ उसकी कार की स्पीड भी बढ़ रही थी। वो इस वक्त सुनसान रोड पर 100 की स्पीड में कार चला रहा था। इस स्पीड में कार चलाते हुए युवराज अचानक से कार की ब्रेक लगा देता है और उसकी कार रोड पर घिसते हुए रुक जाती है। युवराज खुद से कहता है, बस अब बहुत हो गया इन्वेस्टिगेशन। इन सारे सवालों के जवाब मुझे बस एक ही आदमी से मिल सकते हैं। ये कहकर युवराज अपना मोबाइल लेकर किसी को कॉल करता है और कुछ बात करने लगता है। बात पूरी होने पर युवराज कहता है, काम कल तक हो जाना चाहिए। सुबह की 8 बजे थे। ठंड का मौसम था। हिमाचल के इस हरे भरे शहर में अभी भी धुंध फैला था। सूरज की हल्की रोशनी में पूरे शहर के साथ साथ सेंट थॉमस कॉलेज भी बहुत खूबसूरत दिख रहा था। इस समय कॉलेज पूरा खाली था। केवल गार्ड्स और स्टाफ के कुछ लोग ही वहां थे। इस मौके का फायदा उठाकर निशा, सुहानी और विवेक चोरों की तरह कॉलेज कैंपस के अंदर जा रहे थे। निशा सबसे आगे अपने चेहरे पर किसी जासूस की तरह एक्सप्रेशन लिए चल रही थी। विवेक और सुहानी उसके पीछे पीछे चल रहे थे, जो कि कंफ्यूज लग रहे थे। विवेक पीछे से निशा का हाथ खींचते हुए कहता है, निशा, हम लोग तो कल पद्मिनी की ऑफिस की तलाशी लेने वाले थे ना, तो आज यहाँ क्या कर रही हैं? निशा विवेक और सुहानी की तरफ झुककर फुसफुसाते हुए कहती है, तुम लोगों ने क्राइम सीरीज नहीं देखी है क्या? एक स्मार्ट क्रिमिनल क्राइम करने से पहले क्राइम लोकेशन को अच्छे से देख लेता है। निशा की बात सुनकर विवेक मुंह बनाते हुए कहता है, तो क्या हम क्रिमिनल्स हैं? निशा विवेक को ताना मारते हुए कहती है, कॉलेज की ट्रस्टी के ऑफिस में चुपके से घुसकर डॉक्यूमेंट्स गायब करना क्राइम ही होता है। निशा की बात सुनकर विवेक और सुहानी घबरा जाते हैं। वो दोनों साथ में कहते हैं, नहीं, हम क्रिमिनल्स नहीं हैं। निशा इरिटेट होकर दोनों का हाथ पकड़कर उन्हें कॉलेज के अंदर ले जाती है। पद्मिनी सिंघानिया का ऑफिस कॉलेज के आखिरी कोने में युवराज के ऑफिस के पास था। उसके ऑफिस के बाहर हर वक्त एक गार्ड होता था। पद्मिनी कभी कभी ही ऑफिस आती थी, इसीलिए उसका ऑफिस अक्सर बंद ही रहता था। निशा उन दोनों को लेकर कैंपस के उस हिस्से में पहुंच जाती है जहां पद्मिनी का ऑफिस था। वो पद्मिनी के ऑफिस को एक दीवार की आड़ से झांक कर देखने लगती है
ऑफिस के बाहर एक गार्ड था, इसीलिए निशा छुप रही थी। सुहानी और विवेक कंफ्यूज होकर ये सब देख रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था यहाँ वो क्या करें। कुछ देर बाद विवेक निशा की आड़ में पद्मिनी के ऑफिस की तरफ देखने लगता है। फिर सुहानी भी विवेक की आड़ में ऑफिस को देखने लगती है। इस तरह से दीवार के पीछे निशा, निशा के पीछे विवेक और विवेक के पीछे से सुहानी बड़े ध्यान से पद्मिनी के ऑफिस को देख रहे हैं। निशा चीजों को ऑब्जर्व कर रही थी, लेकिन सुहानी और विवेक अभी भी कंफ्यूज थे। निशा किसी जासूस की तरह उस गार्ड को देखते हुए कहती है, सबसे पहले इस गार्ड को ठिकाने लगाना पड़ेगा। सुहानी धीमी आवाज में कहती है, क्यों? निशा इरिटेट होकर कहती है, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे बन गई। ये भी कोई बताने वाली बात है? जब तक ये गार्ड यहाँ है, हम ऑफिस के अंदर कैसे जाएंगे? अब सुहानी को निशा के कहने का मतलब समझ आता है। विवेक ऊपर देखते हुए कहता है, और उस सीसीटीवी कैमरे का क्या? अगर हम उसमें कैप्चर हो गए तो? निशा बहुत स्मार्टली कहती है, इसके लिए तो मैंने बहुत पहले ही कुछ सोच रखा है। विवेक आगे कहता है, और वो? विवेक इतना ही कह पाया था, तभी निशा उसे डांटते हुए कहती है, तुम दोनों अभी मेरे असिस्टेंट हो। जब तक मैं तुम्हें मुंह खोलने के लिए ना कहूं, तुम दोनों चुप रहो। विवेक और सुहानी मुंह बनाकर निशा को देखते हैं और आगे कुछ नहीं कहते। तभी सुहानी के कंधे पर कोई पीछे से हाथ रखता है। सुहानी पद्मिनी के ऑफिस की तरफ इतने ध्यान से देख रही थी कि उसे एहसास नहीं होता कि वो ये काम सबसे छुपकर कर रही है। वो बिना पीछे देखे उस हाथ को अपने कंधे से हटा देती है। कुछ ही पलों में वो हाथ फिर से सुहानी के कंधे पर आ जाता है और सुहानी फिर से उसे हटा देती है। तीसरी बार वो हाथ हल्की सी थपकी के साथ सुहानी के कंधे पर लगता है। अब सुहानी को याद आता है कि वो इस वक्त कॉलेज के रूल्स तोड़ रही है। वो अपने मन में कहती है, निशा और विवेक तो मेरे आगे हैं, तो मेरे पीछे किसका हाथ है? डर से सुहानी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और उसी एक्सप्रेशन के साथ वो पीछे मुड़ती है। वो देखती है कि वहां और कोई नहीं, युवराज खड़ा था। युवराज को वहां देखकर सुहानी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। युवराज बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे ही देख रहा था। निशा और विवेक ने अभी युवराज को नहीं देखा था। वो अब भी पद्मिनी के ऑफिस डोर को ही देख रहे थे। सुहानी बिना पीछे मुड़े अपनी नजरें झुकाए हुए अपना हाथ पीछे करती है और विवेक का शर्ट खींचने लगती है। विवेक बिना पीछे मुड़े सुहानी से अपना शर्ट छुड़ा कर कहता है, सुहानी परेशान मत करो ना। सुहानी फिर से विवेक की शर्ट खींचती है। डर से उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था और युवराज का उसे घूरना उसे और भी डरा रहा था। विवेक फिर से वही करता है, लेकिन सुहानी लगातार उसका शर्ट खींचते रहती है। विवेक सुहानी की इस हरकत से चिढ़ जाता है और पीछे मुड़ते हुए कहता है, सुहानी क्या कर रही हो? देख नहीं रही कि मैं? विवेक इतना ही कह पाया था, तभी उसे सामने युवराज दिखता है। युवराज को देखकर विवेक का भी वही हाल होता है जो सुहानी का था। वो भी शॉक्ड होकर युवराज को देखता रह जाता है। अब बारी निशा की थी। सबसे ज्यादा फोकस्ड होकर वही पद्मिनी के ऑफिस की तरफ देख रही थी। विवेक पीछे से निशा के कंधे पर थपकी देकर घबराते हुए कहता है, निशा। निशा कोई जवाब नहीं देती और विवेक का हाथ झटक देती है। विवेक फिर से वही करता है और निशा से सेम रिस्पॉन्स मिलता है। इस बार विवेक निशा के कंधे पर थपकी देकर धीरे से कहता है, निशा, युवराज सर। निशा बिना पीछे मुड़े कहती है, अरे यार, युवराज सर को बाद में देख लेंगे, अभी मुझे यहाँ देखने दो। निशा के इस जवाब से सुहानी और विवेक की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उनके सामने युवराज जो खड़ा था। युवराज अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, तुम चाहो तो मुझे अभी देख सकती हो। युवराज के ऐसा कहते ही निशा की सांसें रुक जाती हैं और डर से उसकी आंखें लगभग बाहर आ जाती हैं। वो युवराज की आवाज अच्छे से पहचानती थी। बिना पीछे मुड़े ही निशा की हालत खराब हो गई थी।
निशा अपने चेहरे पर युवराज का डर लिए हुए पीछे मुड़ती है। सामने युवराज शांत खड़ा था और उसके पास सुहानी और विवेक अपना सर झुकाए खड़े थे। निशा भी वहां अपना सर झुकाकर खड़ी हो जाती है। कुछ ही पलों में निशा अपनी बाईं तरफ देखती है और जोर से कहती है, हाँ ऋचा, मैं बस आ रही हूँ। ये कहते ही निशा बड़ी तेजी से वहां से भाग जाती है, जबकि उसे किसी ने भी आवाज नहीं लगाई थी। निशा के इस तरह से जाते ही विवेक भी निशा की तरफ देखते हुए कहता है, हाँ निशा, मैं भी आ रहा हूँ। ये कहकर विवेक निशा से भी डबल स्पीड से भाग जाता है। सुहानी उन दोनों को ऐसे जाते देखकर हैरान रह जाती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके दोस्त इस मुश्किल वक्त में उसे इस तरह से धोखा दे देंगे। अब वहाँ केवल युवराज और सुहानी थे। युवराज की तीखी नजर सुहानी पर थी। सुहानी भी उन दोनों की तरह वहां से भागने का फैसला लेती है, लेकिन जैसे ही वो भागने के लिए अपने कदम बढ़ाती है, उसका पैर मुड़ जाता है और वो लड़खड़ा जाती है। इससे पहले सुहानी लड़खड़ा कर गिरती, युवराज उसका हाथ पकड़ लेता है और अगले ही पल उसे जोर से अपनी तरफ खींच लेता है। सुहानी युवराज की बाहों में आ जाती है। अब युवराज का एक हाथ सुहानी की कमर पर था और उसका चेहरा ठीक सुहानी के सामने। वो दोनों एक दूसरे के बेहद नजदीक थे और एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। युवराज की नजर सुहानी के मासूम चेहरे पर थी। सुहानी के चेहरे पर बार बार उसके बाल आ रहे थे, जो युवराज को परेशान कर रहे थे। युवराज उन बालों को सुहानी के चेहरे से हटाने के लिए अपना दूसरा हाथ आगे बढ़ाता है। जैसे ही वो सुहानी के चेहरे को छूने वाला था, उसे कुछ याद आता है और अगले ही पल वो सुहानी को छोड़कर अपने कदम पीछे ले लेता है। युवराज के ऐसा करने पर सुहानी भी जैसे होश में आती है। वो दोनों अनकंफर्टेबल होकर इधर उधर देखने लगते हैं। उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या कहें। तभी युवराज बात को संभालते हुए बनावटी गुस्से के साथ कहता है, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या, जो जगह जगह गिरती रहती हो? सुहानी अपना मुंह बनाकर कहती है, क्या? युवराज गुस्से में ही कहता है, मतलब ये कि तुम कभी जंगल में भेड़िए के सामने गिर जाती हो, तो कभी मेरी कार के सामने, और जब आज तुम्हें कुछ नहीं मिला तो प्लेन फ्लोर पर गिरने लगी। सुहानी खामोश हो जाती है और वो बस अपना सर नीचे किए खड़े रहती है। युवराज आगे कहता है, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है? मैं कुछ कह रहा हूँ। सुहानी अब भी सर झुकाए खड़ी थी। युवराज के कई बार कहने के बाद भी वो अपना सर ऊपर नहीं उठाती। उसे ऐसे देखकर युवराज को एहसास होता है कि शायद उसने सुहानी को कुछ ज्यादा ही डांट दिया है। अब उसे सुहानी के लिए बुरा फील हो रहा था और खुद पर गुस्सा आ रहा था। सुहानी का इस तरह से सर झुकाए खड़े रहना युवराज को अच्छा नहीं लग रहा था। वो सुहानी के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या हुआ, तुम ठीक हो? सुहानी अपना सर उठाकर मायूसी के साथ कहती है, युवराज सर, मेरी सैंडल। ये सुनकर युवराज कंफ्यूजन के साथ कहता है, व्हाट? सुहानी युवराज से अपनी नजर हटाकर फिर से नीचे देखने लगती है। वो नीचे झुककर अपने पैर से अपनी टूटी हुई सैंडल निकालती है और उस सैंडल को युवराज के सामने लाकर मायूसी के साथ कहती है, मेरी सैंडल टूट गई। युवराज अजीब से एक्सप्रेशन के साथ अपने मन में कहता है, इसका मतलब ये अपना सर झुकाकर अपनी टूटी सैंडल को देख रही थी और मुझे लगा, ओह गॉड, ये लड़की पागल है क्या? युवराज अब तक ये सोचकर गिल्टी फील कर रहा था कि उसके डांटने की वजह से सुहानी उदास हो गई है, लेकिन सुहानी अपनी सैंडल टूटने की वजह से दुखी थी। सुहानी वहां उदास होकर अपने हाथ में रखे सैंडल को ही देख रही थी। युवराज इरिटेट होकर कहता है, सिर्फ तुम्हारी एक सैंडल टूटी है, दुनिया खत्म नहीं हुई है। सुहानी कंफ्यूज होकर खुद से ही कहती है, इतनी जल्दी कैसे टूट गई? अभी तो इसे बस 2 साल ही हुए हैं। युवराज हैरान होकर कहता है, तुम इसे 2 साल से पहन रही हो? सुहानी एक्साइटेड होकर कहती है, हाँ, 2 साल पहले पापा ने मुझे मेरे बर्थडे पर ये सैंडल गिफ्ट किया था। ये सुनकर युवराज दोगुनी हैरानी के साथ कहता है, तुम्हारे डैड ने तुम्हें बर्थडे पर
तुम्हें ये सैंडल गिफ्ट किया था? सुहानी युवराज की बातों पर ध्यान नहीं देती। वो बस उस टूटे हुए सैंडल को अपने हाथ में पकड़े हुए चारों तरफ से देखती रहती है। क्या युवराज सुहानी और उसके दोस्तों के इरादे को जान पाएगा? क्या होगा जब सुहानी को पता चलेगा अपने पापा का सच? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। सुहानी कंफ्यूज होकर खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये इतनी जल्दी कैसे टूट सकती है। युवराज सुहानी को ताना मारते हुए कहता है, आई एम सॉरी कि तुम उस सैंडल का तीसरा बर्थडे नहीं मना पाई। सुहानी अभी युवराज की बातों पर ध्यान नहीं देती और उस सैंडल को ही कंफ्यूज होकर देखती रहती है। सुहानी की ये हरकत देखकर युवराज इरिटेट हो जाता है और वहां से चला जाता है। इधर लाइफ केयर हॉस्पिटल में समायरा एडमिट थी। ऑपरेशन हो जाने के बाद से उसे अभी तक होश नहीं आया था। वो हॉस्पिटल के एक प्राइवेट रूम में अपने बेड पर सो रही थी। उसके बेड के पास ही एक चेयर रखी थी जिस पर अमन कल रात से बैठा था। वहां बैठे बैठे अमन कब से जमाई लिए जा रहा था। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो हफ्तों से सोया नहीं था। कुछ देर में वहां अर्नव और गोपाल आ जाते हैं। उनके आते ही अमन अपनी चेयर से उठकर अर्नव को सल्यूट करता है। अर्नव समायरा की तरफ देखते हुए कहता है, क्या इसे अभी तक होश नहीं आया? अमन जवाब देता है, नहीं सर, ऑपरेशन के बाद से अब तक इन्हें होश नहीं आया है। अर्नव अमन से अगला सवाल करता है, क्या रात में किसी ने इस पर फिर से अटैक करने की कोशिश की? अमन ना में अपना सर हिलाते हुए कहता है, नहीं सर, मैं पूरी रात इनके पास ही बैठा था। इन पर किसी ने भी अटैक करने की कोशिश नहीं की। अर्नव अमन की तरफ देखता है। पूरी रात हॉस्पिटल में ड्यूटी करने की वजह से वो सो नहीं पाया था। नींद उसकी आंखों में साफ दिख रही थी। अर्नव अमन की ये हालत समझ जाता है और उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, तुम पूरी रात जागे हो, घर जाकर थोड़ा आराम कर लो। अमन कब से अर्नव के मुंह से बस यही सुनना चाह रहा था। वो अर्नव को सल्यूट करके तुरंत हॉस्पिटल से चला जाता है। अमन के जाने के बाद अर्नव और गोपाल समायरा को देखने लगते हैं। गोपाल अर्नव से कहता है, सर, आपको क्या लगता है इतनी खूबसूरत लड़की पर इतनी बेरहमी से किसने हमला किया होगा? अर्नव तिरछी नजरों से उसे देखता है। अर्नव को ऐसे देखकर गोपाल उससे अपनी नजरें चुराने लगता है। समायरा बेहोश थी। अभी भी उसकी बॉडी में ऑपरेशन के दौरान इंजेक्ट की गई दवाइयों का असर था। उसका चेहरा बिल्कुल शांत था, जैसे परेशानी से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता ही ना हो। समायरा सच में बहुत ही खूबसूरत थी और सोते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। कुछ देर बाद समायरा के शांत चेहरे पर शिकन आने लगती है। ये देखकर अर्नव चौंक जाता है। वो गोपाल से कहता है, जाओ जल्दी डॉक्टर को बुला कर लाओ। गोपाल तुरंत डॉक्टर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला जाता है। धीरे धीरे समायरा के चेहरे की शिकन परेशानी में बदल जाती है। समायरा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई भयानक सपना देख रही है। कुछ ही देर में गोपाल रूम में वापस आ जाता है और उसके पीछे डॉक्टर भी वहां आ जाते हैं। बेहोशी में समायरा को सपने में कुछ विजुअल्स दिख रहे थे। वो देखती है कि एक अंधेरे कमरे में एक हवन कुंड जल रहा था। उस हवन कुंड के एक तरफ एक औरत बैठी थी। उस औरत ने काले कपड़े पहने थे, उसके बाल खुले हुए थे और उसने अपने माथे पर एक काली बिंदी लगाई थी। हवन कुंड के दूसरी तरफ एक 11 साल की लड़की बैठी थी और उसने भी काले कपड़े पहने थे। वो लड़की हैरानी से अपने चारों तरफ देख रही थी। अपने आसपास देखते हुए उसके चेहरे पर घबराहट थी। वो लड़की हकलाते हुए अपने सामने बैठी औरत से कहती है, माँ, ये सब क्या है? यहाँ मुझे बहुत डर लग रहा है। वो औरत उस लड़की से कहती है, नहीं समायरा, साधना के वक्त तुम मुझे माँ नहीं बल्कि गुरु माँ कहोगी। 11 साल की समायरा मासूमियत के साथ उस औरत से कहती है,
लेकिन क्यों माँ? वो औरत समायरा को प्यार से समझाती है, क्योंकि आज से मैं तुम्हें ये तंत्र विद्या सिखाने वाली हूँ। इसका मतलब ये है कि आज से मैं तुम्हारी गुरु हूँ। इसके बाद समायरा के सपने से ये सीन गायब होने लगता है। अब समायरा को एक और सीन दिखता है। इस समय समायरा 15 साल की थी। वो अपनी माँ के साथ उसी जगह बैठी थी और हवन कुंड के सामने कोई तांत्रिक क्रिया कर रही है। क्रिया पूरी होते ही उसकी माँ खुश होकर कहती है, शाबाश समायरा, तुम बहुत होनहार हो। तुम तो मेरी उम्मीदों से कहीं जल्दी सीखती जा रही हो। मैं चाहती हूँ कि तुम सबसे शक्तिशाली तांत्रिक बनो। समायरा मुस्कुराते हुए कहती है, जी गुरु माँ, मैं इसके लिए बहुत मेहनत करूंगी। समायरा की माँ कुछ सोचते हुए कहती है, जिस पर एक आदमी बैठा था। उस आदमी को रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ बांधा गया था। उसका सर एक काले कपड़े से ढका हुआ था और वो आदमी कब से छटपटाए जा रहा था। उस आदमी के सामने एक छोटा सा टेबल रखा था। कौन था वो आदमी और क्यों लाया गया था युवराज ने उसे? कौन है समायरा और वो अर्नव से क्यों भाग रही है? क्या वजह थी समायरा ने 2 बार अर्नव की जान बचाई? जानने के लिए सुनते रहिए ये कहानी। रॉबिन